तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हम लोग ने पिछला एपिसोड में देखा था हमारे एमसी ने रेड लाइट एरिया के बॉस को मार डालता है। अब आगे हमें डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी और वो लड़की बैठ के कुछ खा पी रहे होते हैं और हमारा एमसी उससे कहता है कि तो क्या ये वो सीक्रेट कोड है जिसका यूज हुए अंडरग्राउंड सेक्ट में उच्च पदस्थ लोगों को बुलाने के लिए करते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, और हमें इसके नाम बताया जाता है। इसका नाम होता है हरन। जब वो लगभग 16 साल की थी तो उसके पिता के जुए के कर्ज को चुकाने के लिए उसे एक पब में बेच दिया गया था, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि उसने 18 साल की होने से पहले ही उसका सारा खर्च चुका दिया। इसके बाद उसने ये पता लगाना शुरू किया कि उसके पिता ने जुआ क्यों खेलना और पैसे उधार लेना शुरू किया। साथ ही ये भी कि उनकी इतनी बेरहमी से मर्डर क्यों कर दिया गया। उसे पता चला कि चैंग सिंह ही इस सब के पीछे था, इसलिए वो जानबूझकर उसके पास गई। हमारे एमसी से हारन कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो असफल हो जाएगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि चैंग सिंह ने तुम्हारे द्वारा नियुक्त हथियारों को मार डाला। तो हारन कहती है नहीं, जिस पर्सन को मैंने उसे मारने के लिए कहा था वो एक ऐसा पर्सन है जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से सड़क कर इकट्ठा करता है और पैसे उधार देने का व्यवसाय चलाता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उसका मतलब मंगजुन से है। हारन हमारे एमसी से कहती है मैं उसके पीछे चैंग सिंह को मारने जा रही थी। इस असासिन को सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता था, लेकिन एक दिन उसका बॉडी सड़क पर पाया गया। तो हमारा एमसी कहता है वो पहले मंगजुंग के पीछे जाने में चतुर थी। रेड लाइट के एक बॉस को बाहर निकाल, जरूरी नहीं है कि इससे उसकी सारी प्रॉब्लम हल हो जाए। अंडरग्राउंड सेक्ट में यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट हिरार्की है। अगर उसने चैंग सिंह जैसे किसी पर्सन को मार दिया होता तो लोग निश्चित रूप से उसके पीछे पड़ जाते। इसलिए वो सही था कि उस पर्सन को मारना नहीं चाहती थी जिसके लिए चैंग सिंह काम करता है। चैंग सिंह से छुटकारा पाने पहले ही अनफॉर्चुनेटली वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मंजुन है। हथियारों को प्रोबेबली क्रिम्सन डेमन पहले से मंजुन के नए बॉडीगार्ड के बारे में पता नहीं था। वो लॉर्ड उसकी रक्षा कर रहा है। उसे मंजुन को मारने की कोशिश की बिना ये जाने कि वो किसी मुसीबत में फंस रहा है और अंत में उन्होंने उसे मार डाला। तो हमारा एमसी उससे कहता है क्या तुमने अंडरग्राउंड सेक्ट से हथियारों को किराए पर लिया था। तो वो लड़की कहती है कि हाँ। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम यहाँ अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। तो हारन कहती है कि अंडरग्राउंड सेक्ट में विश्वासघात बहुत आम बात है, लेकिन न्याय की भावना भी होती है। वैसे तुम अंडरग्राउंड सेक्ट ब्रांच लीडर को क्यों नहीं देखना चाहते हो। जो मैंने सुना है ब्रांच लीडर तब तक कुछ नहीं करता जब तक कि उसे रुचि ना हो। उनसे मिलना आसान नहीं होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो मुझसे मिलना चाहेगा। तो वो लड़की कहती है कि क्या। तो हमारा एमसी कहता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में तुमको कोई जानकारी नहीं मिल सकती, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है फ्रेंडली ग्रुप अंडरग्राउंड मिशन एक्टिवेट हो गया है। तभी हमारे एमसी पे कंधे पे कोई हाथ रखता है और हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मेरे पीछे आओ। हारन भी खड़ी हो जाती है। तभी वो बुढ़ा कहता है कि तुम बस बैठ जाओ यहाँ पर। तो वो बोलती है कि ठीक है सर। हमारे एमसी कहता है चलो मुझे फॉलो करो और हमें अंडरग्राउंड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी चल रहा होता है और बताया जाता है कि इसलिए मैंने हारन को बचाया। अंडरग्राउंड सेक्ट के पास यहाँ की सारी जानकारी है, इसलिए अगर मैं उनसे संपर्क करूँ जो मैं जानना चाहता हूँ उसे तीसरे पक्ष के नजरिए से ज्यादा सटीकता और शीघ्रता से जान सकता हूँ। जैसे कि क्यों सामा का गुर्गा जोंगसांग कितने समय से मंजुंग की रखवाली कर रहा है, या फिर कोई और है जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए। मैं उनके और माउंट हुआ सेक्ट के ली के बीच के रिश्ते के बारे में भी पता लगा सकता हूँ। साथ ही ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड के साथ उनके रिलेशन जिसका मेंशन मंजुंग ने किया था। मुझे पूरे सिचुएशन को पता लगाने की जरूरत है, इसलिए मैंने सेचुओन आने का मिशन एक्सेप्ट किया। अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा मैं उनसे पहले ही छुटकारा पा सकता हूँ। फिर हमारा एमसी अंदर आ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं उन्हें एक एक करके बाहर निकालूंगा। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा वेलकम है और सिस्टम इसके बारे में बताता है। इसका नाम ओखायू है। ये अंडरग्राउंड सेक्ट ब्रांच का लीडर होता है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा था कि ब्रांच लीडर मुझसे उम्र में बड़ा होगा। लीडर हंसते हुए कहता है कि मैं समझता हूँ, जब वो मुझे देखते हैं तो हर कोई सरप्राइज हो जाता है। चलो आओ यहाँ बैठ जाओ। फिर हमारा एमसी बैठ जाता है। वो कहता है तुम यहाँ के नहीं हो, है ना। तुम्हारा एमसी कहता है तुम ऐसा किस लिए सोचते हो। लीडर बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। मुझे गवर्नमेंट में अपने सूत्रों से केवल इतना पता चला कि तुम यहाँ गाड़ी में सवार होकर आए हो। अगर तुम यहाँ के नहीं हो तो तुम बाहरी हो गए, लेकिन मैं शहर के दीवारों के बाहर के लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं इन मामलों में मैं आमतौर पर जांच को थोड़ा अलग तरीकों से करता हूँ। तुम कहाँ से हो इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मैंने यह जानने की कोशिश की तुम यहाँ आने के बाद क्या कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है और तुमको क्या पता चला। तो वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बॉस में से एक चैंग सिंह को मार दिया है। ऐसा लग रहा था कि तुम हारन को बचा रहे हो, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि तुम में
हमसे मिलने के लिए ऐसा किया। तो मैंने यही सोचा है। इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। ये पता लगाना पॉसिबल हो सकता है कि तुम कहाँ से हो। तो हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि वो पहले से ही मुझ पर गौर कर रहा है। ब्रांच लीडर सच में यहाँ होने वाली हर बात को जानता है। तो फिर मैं सीधे बाहर आऊंगा और पूछूंगा, क्या तुम चेओंग किसी पर्सन के बारे में जानते हो जो मंजून के लिए काम करता है? तो ये बात सुन के वो चौंक जाता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद थी। डेमोनिक कल्ट सेंट्रल प्लान में भी मध्य है। तो हमारे एमसी से वो कहता है कि क्या तुम, तभी हमारा एमसी कहता है कि हाँ तुम सही हो। और अपने मन में कहता है कि वो शायद सरप्राइज है। और मुझे यकीन है ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि मैं वो डेमोनिक कल्ट के किसी पर्सन के साथ बैठा है। एक फैक्ट ये भी है कि मैंने उनसे चियोन के बारे में भी पूछा था। दूसरे शब्दों में डेमोनिक कल्ट का एक मेंबर दूसरे के बारे में जानकारी मांग रहा है। इसके आधार पर उन्होंने प्रोबेबली ये महसूस किया कि डेमोनिक कल्ट के भीतर किसी प्रकार का शक्ति संघर्ष है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम तो सरप्राइज हो गए और तुम शायद इस बात से चिंतित हो कि अगर तुमने मुझे कुछ भी बताया तो तुमको इंटरनल संघर्ष में घसीटा जा सकता है। लेकिन बड़े जोखिम के साथ बड़े रिवॉर्ड भी आते हैं। कम से कम मंजून हमारे लोगों में से एक है। और अपने मन में कहता है कि वो अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा है, चाहे वो इसे पसंद करे या नहीं। वो पहले से ही डेमोनिक कल्ट के अंदर सत्ता संघर्ष के बीच फंस चुका है। उसका फेथ पूरी तरह से बदल जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो क्या चुनता है। तो हमारे एमसी से वो कहता है कि मैं अपने अच्छे भाग्य पर विश्वास नहीं कर सकता। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो पूछता है तुम कितना जानते हो? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं कितना जानता हूँ। वो जानना चाहता है कि डेमन कल्ट में मेरा पोजीशन कितना ऊंचा है। इसका मतलब ये है कि वो मेरे जवाब के आधार पर सहयोग न करने का डिसीजन ले सकता है। तो हमारे एमसी उससे कहता है कि मुझे पता है कि जोंग यूंग गु के डिसाइपल ली चियोन के साथ काम कर रहा है। तो ये बात सुन के वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या, आखिर तुम कौन हो? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये फैक्ट है कि माउंट हुआ सेक्ट के एक बुजुर्ग जोंग म्योंग गु का मेंशन किया। ये दर्शाता है कि मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ। मुझे जोंग म्योंग गु और ली की ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड का पद संभालने की योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ और साथ ही चोंग के साथ उनके रिश्ते भी। तुम क्या कहते हो? क्या तुम मेरा साथ दोगे? और अपने मन में कहता है कि ऐसा करने के लिए मुझे अपने पक्ष में अंडरग्राउंड सेक्ट लीडर की जरूरत होगी। तभी हमें सीन शिफ्ट होके मंजून का सीन दिखाया जाता है। मंजून कहता है कि ये कैसे हुआ? तो वो बंदा बोलता है कि मैंने अभी उससे बात की, मैं फिलहाल उसे 5 कारोबार करने देने पर सहमत हो गया। तो मंजून कहता है कि क्या ऐसा है? मैं ब्लू ड्रैगन स्कूल के कारण सड़क कर खोता रहता हूँ। तो चियोन बोलता है कि इससे ज्यादा परेशान मत हो, ये लड़ने का समय नहीं है। वैसे भी वो लंबे समय तक यहाँ नहीं रहेंगे। तो मंजून कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मुझे सच में कुछ मदद की जरूरत है। मुझे डेमोनिक कल्ट तक पहुँचे हुए बहुत समय हो गया है। तो चियोन बोलता है कि बस इंतजार करते रहो, एक बार जब वो सिल्वर स्पीड यूनिट भेज देते हैं हमारे सभी प्रॉब्लम का ध्यान रखा जाएगा। तो मंजून कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। बाय द वे, क्या तुमने कल की उस घटना पर गौर किया? तो चियोन बोलता है ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो ब्लू ड्रैगन स्कूल का कोई स्टूडेंट है। तो मंजून कहता है कि तो क्या वो सच में माउंट हुआ सेक्ट का वॉरियर था? क्या तुमने नहीं कहा था कि ऐसा संकेत थे कि माउंट हुआ तलवार टेक्निक का यूज बॉडी पर किया गया था? तो चियोन बोलता है कि ये भी एक संभावना है, लेकिन मैंने जांच की तो पता चला कि वो सेंट्रल प्लान एरिया का कोई पर्सन नहीं था। तो बोलता है तो क्या वो कोई बाहरी पर्सन था? तो बोलता है कि हाँ शायद। मुझे इससे भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि एक अननोन वॉरियर सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए इतनी परेशानी उठाई गई। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। चिंता मत करो, मैंने ये सब आते देखा था, इसलिए मैंने थोड़ी खोजबीन की और पता लगा लिया कि वो कहाँ है। जैसे ही हम बात कर रहे हैं हेवनली डेमन में से मेरे आदमी उसे मारने के लिए आ रहे होंगे। फिर हमें उस बुड्ढे का सीन दिखाया जाता है जो हमारे एमसी को लाया हुआ होता है। उसके पास कोई आता है और कहता है कि वो कहाँ है। हमारा एमसी हारन के साथ बैठा हुआ होता है। तो वो बुड्ढा कहता है कि वो वहाँ पर है और हमारा एमसी कहता है कि वो आ गए। अभी एक बंदा आता है और कहता है कि तुम यहाँ हो। फिर हमें बहुत सारे बंदे को सीन दिखाया जाता है जिसमें से एक बुड्ढा बोलता है कि उस आदमी को मत मारना, बॉस उसे जिंदा चाहते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है। और हमारा एमसी कहता है कि क्या चोन ने तुमको भेजा है? हारन कहती है क्या तुमको लगता है कि तुम उन्हें हरा सकते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि इन लोगों से डरने की कोई बात नहीं है, उनकी कॉम्बैक्ट पावर को देखते हुए जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कमजोर है। और दूसरी तरफ हमारे एमसी को वो बंदे अटैक कर देते हैं। तभी हमारा एमसी एक स्माइल देता है और दूसरे ही सीन में वो सब बंदे फेंका जाते हैं। तभी हमारा एमसी उस बंदे के पास आता है और कहता है क्या तुम क्रिम्सन डेमन पैलेस के लिए काम करते हो? और ये बात सुनकर वो चौंक जाता है और कहता है कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? हेवनली गार्ड रेड डेमन पैलेस से है। क्या तुम ग्यू सामा के ऑर्डर पर चियोंग के लिए काम नहीं कर रहे हो? लगता है मुझे गलत फहमी हो गई है।
मैं माउंट हुआ सेक्ट से हूँ। तो वो बंदा कहता है कि ये मुझसे ये विश्वास करने की उम्मीद करते हैं कि तभी हमारा एमसी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं, वैसे भी तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा किसी से कहता है क्या तुम कस्टमर हो, कहीं और जाओ, अब तुम अंदर नहीं जा सकते। तो वो बंदा गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर मत करो। तो वो बंदा डरते हुए कहता है कि क्या। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि ओ चियोन तुम यहाँ हो। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम हैंगर होता है। ये मंगजून की गुजेन कंपनी के लिए काम करने वाला इंटेलिजेंस एजेंट होता है। और वो बंदा कहता है कि तुम्हारा वेलकम है सर, और दूसरे वाले से धीरे आवाज में बोलता है कि वो लॉर्ड मंजून के बॉडीगार्ड में से एक है। तो वो बंदा झुकते हुए उसके सामने कहता है कि मुझे माफ करिएगा सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो चियोन बोलता है कि क्या मैं अंदर देख सकता हूँ। तो वो बंदा कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और वो बंदा सभी से कहता है कि सभी लोग एक तरफ हट जाओ और एरिया को लाइट अप कर दो। तभी सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, और वो लोग अंदर आते हैं। वो देखता है कि बाकी सब लोग मरे पड़े हुए होते हैं, जो हमारे एमसी ने उन लोग को मारा हुआ होता है। तो वो बंदा कहता है कि आखिर ये किसने किया। और एक बंदे को देखते हुए कहता है क्या वो साधु चियोल है। और उसके पास आता और कहता है कि वो नील डाउन है। इसका मतलब है कि उसने सरेंडर कर दिया। जिसने भी ये किया वो बहुत पावरफुल होगा। उसके बॉडी को टच करते हुए कहता है कि और उसकी बॉडी पर घावों को देखो, वो शॉर्ट ब्लॉसम की तरह कर्व है। ये केवल एक ही बात हो सकती है, 24 स्ट्राइक प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक। अभी पीछे से वो बंदा कहता है क्या आपको बॉडी को देखकर कुछ पता चला सर। तो बोलता है कि हाँ, जब हम हत्या की गई लाशों के घावों की जांच करते हैं तो हम इसे तलवार के निशान का निरीक्षण करते हैं। तुम घावों की आसपास की सतह को देखकर किसी पर्सन के तलवार के निशान को आसानी से पहचान सकते हो, जब तक कि वो बॉडी को जला न दे तब तक। तो पीछे वाला बंदा कहता है क्या तुम जानते हो कि वो किस प्रकार की मार्शल आर्ट टेक्निक्स का यूज करते थे। तो बोलता है कि ये प्लम ब्लॉसम टेक्निक है। तो पीछे से बोलता है कि तुम्हारा मतलब है उस पर्सन से है जिसने ऐसा किया, क्या 9 ग्रेड सेक्टर में से एक का मेंबर है। तो चियोन बोलता है लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये किस सेक्टर से रिलेटेड है। और उससे पूछता है कि ली कहाँ पर है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी और लीडर का दिखाया जाता है, जहाँ लीडर कह रहा होता है कि तुमने सेचोन स्नैन के गार्डों को अपने पास फुसलाया, उन्हें मार डाला और बॉडी पर प्लम ब्लॉसम टेक्निक का निशान छोड़ा। तुम सच में एक रिमार्केबल वॉरियर हो। तो हमारा एमसी कहता है कि उसने अपना बदला ले लिया, इसलिए अब वो फ्री है, वो पहले ही जा चुकी है। तो लीडर कहता है कि अच्छा ऐसा है। हमारा एमसी कहता है कि इसलिए तुमको क्या लगता है कि चियोन अब क्या करने जा रहा है। तो लीडर कहता है कि वो शायद जल्द ही ली से मिलना चाहेगा। उसके सभी आदमी मारे गए और बॉडी पर प्लम ब्लॉसम टेक्निक के निशान पाए गए। उसके पास और कोई नहीं है जिसकी और वो जा सके। तो हमारा एमसी कहता है मुझे आश्चर्य है कि क्या वो ली पर उन्हें मारने का संदेह करेगा। लीडर कहता है कि हालांकि हमें हर संभावना पर विचार करना चाहिए, वो शायद उस पर संदेह नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों काफी समय से एक साथ काम कर रहे हैं। कुछ हो तो वो ये कि उसे ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड यान चुअन बैग पर संदेह होने की ज्यादा संभावना है। हमारा एमसी कहता है कि तब ऐसा लगता है कि मैं चियोंग से छुटकारा पा सकूंगा बिना उंगली उठाए। तो लीडर कहता है कि मुझे डाउट है कि वो इतनी दूर तक जाएगा। तो हमारा एमसी कहता है लेकिन क्या तुमको नहीं लगता कि चियोन उसे उकसाने की कोशिश करेगा। तो लीडर कहता है कि ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड इसके झांसे में नहीं आएंगे, हमें ज्यादा रिलायबल सोल्यूशन की जरूरत है। तो हमारा एमसी कहता है कि रिलायबल, खैर मुझे लगता है कि इस बार मुझे यांग चुओंग को चकमा देना होगा। बाय द वे कुछ बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो वो बोलता है कि वो क्या है। हमारा एमसी कहता है कि मुझे यकीन है कि अब तक आप जान गए होंगे कि मैं कौन हूँ। तो बंदा कहता है कि तुम सिल्वर स्पिरिट यूनिट से हो, है ना। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ। तो फिर तुमको ये जानना चाहिए कि मेरे साथ इस तरह सहयोग करने वाला का क्या मतलब है। तो लीडर कहता है कि वेल मेरा मानना है कि इसका मतलब मोनी कल्ट की राजनीति में शामिल होना है। मैं जब कोई राजनीति लड़ाई देखता हूँ तो उसे पहचान लेता हूँ। तुम डेमन वॉरियर के खिलाफ लड़ रहे हो, है ना, लेकिन ऐसी किसी बात में क्यों उलझना जब तक कि तुम डेमन कल्ट के अंदर की सिचुएशन से अवगत नहीं हो। जब हम पहली बार मिले थे तो अगर मैंने कोऑपरेट नहीं किया तो तुम मुझे मार डालने के लिए तैयार थे। मेरे पास और क्या रास्ता होता। ऐसा मत करो जैसे कि तुम्हें अचानक मेरी परवाह हो गई है, ये बेकार है। क्या तुम जानते हो कि अंडरग्राउंड सेक्ट के ब्रांच लीडर की एवरेज एज कितनी है। तो हमारा एमसी कहता है कि शायद 40 साल। तभी वो बोलता है कि 19 साल। तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है और कहता है कि क्या। तभी लीडर कहता है कि 18 से 19। स्पष्ट रूप से कहूँ तो यही वो समय है जब हम में से ज्यादा लोग मरते हैं। ब्रांच लीडर जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ही जल्दी उसकी मृत्यु होगी। हमारे लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एक साल में ब्रांच हेड 5 बार बदल गया। अंडरग्राउंड सेक्ट वो प्लेस है जहाँ लोग आते हैं जब वो बॉटम पहुँच जाते हैं और उनके पास जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचता। तुम कभी नहीं जानते कि तुम्हारा आखिरी दिन कब होगा। जैसे ही लोग ये डिसीजन ले लेते हैं कि तुम इनरिलेवेंट हो को किनारे कर दिया जाता है। इसलिए मैंने पहले जो कहा उसके बारे में चिंता मत करो। मुझे भी जल्दी मार दिया जाएगा, या तो बाहर फेंक दिया जाएगा, या जहर से, या किसी अदर तरीकों से मार दिया जाएगा। जब कोई पर्सन ब्रांच लीडर बन जाता है वे आमतौर पर पहले ही तय कर लेते हैं कि उन्हें कब और
कहाँ मारना है। मैंने तो बस तुम्हें चुना है वो पर्सन बनना, इसका कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं है। मुझे तुम बस अमेजिंग लगते हो। एक डेमोनिक कल्ट का वॉरियर जो माउंट टू अफेक्ट की मार्शल आर्ट टेक्निक को जानता है। डेमोनिक मार्शल आर्ट सीखने के बाद भी तुम डेमोनिक प्रकृति द्वारा भस्म नहीं हुए हो और बाहरी दुनिया में तुम्हारे पहले शाही कार के लिए तुमने किसी को अंडरग्राउंड सेक्ट से बचाने का चुनाव किया। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हारे थॉट से मैं कितने दिन तक जिंदा रह पाऊंगा? मैं बस क्यूरियस हूँ। तुम्हारा हमसे कहता है कि ये मुश्किल है कहना, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरी किसी गलती से नहीं मरोगे। मैं तुम्हें मारने की कोशिश करने वाले किसी भी पर्सन को रोक दूंगा। तो लीडर कहता है तुम इस बात पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? तो हमारा हमसे कहता है कि मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे पास अधिकांश लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा लाइफ है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के सर के ऊपर कॉइन +4 होता है, यानी कि हमारे एमसी के पास अब 4 लाइफ होती है। तो लीडर हंसते हुए कहता है कि ये सुनने में अच्छा है, क्या हम अब शुरू करें? क्या तुम वहाँ उन लोगों को देख रहे हो? ये सब मेरे वो ब्लू ड्रैगन स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। वो यान चुआंग बैग के इलाइट बॉडीगार्ड भी हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि इस बार यान चुआंग बैग को धोखा देना चाहते हो? और हमारे एमसी को कुछ देता है और कहता है कि इसे ले लो, मैंने तुम्हारे लिए क्योनन इफ्नैन के चेहरे का एक मास्क बनाया है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमारा एमसी कैमोफ्लेक्स का यूज करके उसका चेहरा बना लेता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ लोग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये फेमस रेस्टोरेंट है, मैंने सुना है कि उनका टॉफू बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या ये प्लेस मंजून द्वारा संचालित नहीं है? क्या होगा अगर हम यहाँ खाने के कारण मुसीबत में पड़ गए? हमें एक बंदे के बारे में बताया जाता है, वो गैसिंग होता है, यांग चुआंग बैग का इलाइट बॉडीगार्ड होता है। तो बंदा कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? हम यहाँ के अधिकांश प्लेस की सुरक्षा के प्रभारी हैं। क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे आने के बाद से अब तक कोई भी पर्सन हमारे आसपास नहीं आया? तो दूसरा वाला कहता है कि गैंगसिंग सही है, और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम सेउंग गैंग होता है और ये यांग चुआंग बैग इलाइट बॉडीगार्ड का लीडर होता है। ये बंदा कहता है कि हम हर किसी के प्रति बहुत पोलाइट रहते हैं। यहाँ कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कोई नया बॉस आ गया है। अब समय आ गया है कि उन्हें याद दिलाया जाए कि इंचार्ज कौन है। अभी वो वेटर को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो सबसे अच्छा खाना है वो हमें ला कर दो। तो बंदा डरते हुए कहता है कि क्या? तभी उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहरे हो? मैंने कहा मुझे तुम्हारा सबसे अच्छा खाना चाहिए, क्या तुमको पता है कि हम कौन है? तो बंदा डरते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तभी उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि अब तुमने मुझे सच में नाराज कर दिया है, इस बारे में तुम क्या करने जा रहे हो? अभी हमारा एमसी वहाँ बैठा हुआ होता है और हमारा एमसी की आवाज आती है और कहता है कि तुम चाहे कहीं भी जाओ, वहाँ हमेशा कुछ बेकार बेवकूफ लोग रहते ही हैं। तो वो बंदा पूछता है अबे तू कौन है? एक मिनट रुको, तुम फैमिलियर लग रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि ये सही है, मैं मंजून के लिए काम करता हूँ, मैं उसका बॉडीगार्ड चियोन हूँ। तो सामने वाला बंदा कहता है कि क्या तुम हमें यहाँ फॉलो करते हुए आए हो? तो हमारा एमसी कहता है तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया है? तो बंदा गुस्साते हुए कहता है क्या तुम हमारे साथ फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हो? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है ना? एक वॉर। तो हमारे एमसी भी कहता है कि वॉर, ये ठीक है, तो फिर ये कैसा रहेगा? मुझे अभी 400 सोने के सिक्के दे दो। तो बंदा कहता है कि क्या? हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमको एक पीस में जाने दूंगा। तो सामने वाला भी कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, है ना? और हमें दिखा जाता है कि पीछे से हमारे एमसी पे एक बंदा तलवार से अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी उसको डॉज करके उसको एक जोरदार पंच मारता है, उसको वहीं डाउन कर देता है। रेस्टोरेंट में बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं कि वो फाइट कर रहे हैं, चलो यहाँ से भागो तुरंत। तो सामने वाला बंदा गुस्से में कहता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड। तो हमारा एमसी कहता है तुम किसका वेट कर रहे हो, चलो आ जाओ। और तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने 2 बंदे का गला काट दिया होता है और हमारा एमसी ब्लडी हैंड स्कूल का यूज करके एक को वहीं जला देता है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, सेओंग गोंग और गहोंग ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हमारा एमसी भी पीछे मुड़ के देखता है, गहोंग का स्टेटस दिखाया जाता है, हेल्थ उसका 5,50,000 होता है, इंटरनल एनर्जी 3,20,000 होता है, कॉम्बैक्ट पावर 12 लाख होती है, 1 लाख से उसकी बढ़ जाती है, 22 लाख हो जाती है। और दूसरे वाले का स्टेटस दिखाया जाता है, उसका हेल्थ 18,80,000 होता है, इंटरनल एनर्जी 9,90,000 होता है, कॉम्बैक्ट पावर 20,10,000 होता है, 1 लाख से बढ़ के 30,10,000 हो जाती है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उनकी कॉम्बैक्ट पावर बढ़ गई है। तभी हमारा एमसी फाइट बैक का ऑप्शन चुन लेता है और एक जोरदार अटैक होता है वहाँ पर, जिससे ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने फ्रोजन आर्मर का यूज करके बच गया होता है। उन दोनों के चेहरे को पकड़ के ब्लडी हैंड स्कूल के टेक्निक को यूज करके उन लोग को वहीं जला देता है और उन लोग को मार डालता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे अभी इसकी उम्मीद नहीं थी। लड़ाई के दौरान उनकी लड़ने की शक्ति अचानक क्यों बढ़ गई? पास्ट में जब भी मैंने प्लस चिन्ह देखा, मैं हमेशा फाइट से पहले इस बात को ध्यान में रखता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ट्रू स्कूल से हैं। उन्हें प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक सबसे घातक जाल का
यूज किया। मेरी विपरीत इन लोगों ने मार्शल आर्ट को रातों रात नहीं सीखा, उन्होंने शायद इसकी गहरी समझ हासिल करने के लिए सालों तक ट्रेनिंग लिया होगा। तो नेचुरली मार्शल आर्ट का यूज करने और समझने की उनकी क्षमता मुझसे ज्यादा एडवांस है। सिस्टम को अपने आप को निगलने मत दो। एआई की वार्निंग थी। मैं अब समझने लगा हूँ कि उसका क्या मतलब था। ये अनुमान मत लगाओ। कार्ली द्वारा प्रत्येक अपॉर्चुनिटी अच्छा है। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। एनीवे, मैंने खुद को च्योंग के रूप में बदल लिया और ब्लडी हैंड स्कूल के निशान छोड़ दिए। जब यांगचेन बैक अपने डेथ बॉडीगार्ड को देखता है तो वो बॉडी पर निशानों को पहचान लेता है और चियोंग के पीछे पड़ जाता है। अब मेरे अगले मिशन पर मुझे ली को मारना है। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। फिर हमें ली का सीन दिखाया जाता है। जहाँ ली एक कमरे में आता है और वहाँ पर चियोंग भी होता है और कहता है कि तुम आ गए। तो ली कहता है कि तुमसे कई बार कहा है कि मैं इस तरह की मीटिंग से बचना चाहता हूँ। तो चियोंग बोलता है कि मुझे तुमसे इस तरह संपर्क करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कुछ जांच करनी है। तो ली कहता है कि जांच, वो क्या? तो चियोन बताता है कि मेरे आदमी मर गए हैं, उनमें से सभी लोग मारे गए हैं। तो ली बोलता है कि तो क्या? तो चियोन बताता है कि मैंने बॉडी की जांच की और मुझे उन पर कुछ अनयूजुअल स्वॉर्ड मार्क्स मिले। तो ली कहता है कि किस तरह का मार्क्स? वो बताता है कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक। तो ली बोलता है वे माउंट हुआ सेप्ट स्वॉर्ड टेक्निक से मारे गए थे। शायद यह ब्लू ड्रैगन स्कूल था, लेकिन क्या उनके पास कोई इतना पावरफुल है? मैंने सच में उनमें यांग चुआन बैग के अलावा किसी सुप्रीम मास्टर को नहीं देखा। तो चियोन बोलता है कि इसलिए मैं तुमसे इस बारे में पूछना चाहता था। प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक में तुम्हारे जितना कोई स्किल्ड नहीं है। तो ली थोड़ा मुस्कुराता और कहता है यहाँ क्या हो रहा है? मैं बिलीव नहीं कर सकता इस पे, मुझे इसे ठीक करना है। अभी चियोन के पास आता और कहता है क्या तुम कह रहे हो कि तुमको मुझ पर डाउट है? तो चियोन बोलता है कि अरे बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि क्या तुम कुछ जानते हो इसके बारे में? तो ली कहता है कि मुझे लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, जबकि तुमने अपने सभी लोगों को खो दिया है, लेकिन इसका मेरे से कोई रिलेशन नहीं है। मैं हाल ही में एक्टिवेट नहीं रहा हूँ और मेरे साथी मास्टर भी इसी एरिया में एक्टिवेट नहीं रहे हैं। इसके अलावा क्या इस बारे में अंडरग्राउंड सेक्ट से पूछना ज्यादा समझदारी नहीं होगी? वो इस तरह की चीजों को देखने में एक्सपर्ट हैं। तो चियोन बोलता है कि फिर भी मैंने सोचा कि तुम ज्यादा परिचित होगे उन लोगों के साथ जो प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक जानते हैं। तो ली कहता है ओह, मैं बहुत फेमिलियर हूँ, आखिरकार मैं भी उनमें से एक हूँ, है ना? तो चियोन घबराते हुए कहता है कि ली मैं। तभी ली कहता है कि चियोन, मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ। क्या तुम अपनी समस्याओं से खुद निपटना चाहोगे? अब जब मैं आराम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे परेशान मत करो। तो बोलता है कि केवल मैं। तभी ली कहता है कि और दूसरी बात, अपनी जगह मत भूलो, तुमको मुझसे संपर्क करने की कोई राइट नहीं है। बेहतर होगा कि अपने आप को देखो। अगर तुम अपने लिमिट के पार गए तो तुम्हारा भी अंत तुम्हारे मैन जैसे हो सकता है। बिहेव योरसेल्फ। और वो वहाँ से चला जाता है और वो गुस्सा आ जाता है एकदम। और ली कह रहा होता है कि मैं कुछ पब्लिक इवेंट में उसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ और अब वो सोचता है कि वो मुझे जानता है। उसे मुझ पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ऐसे अयोग्य मूर्ख के साथ कैसे काम कर सकता हूँ? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बेहतर होगा कि मैं इस बारे में अपने मालिक से पूछूं। इसके अलावा अगर उसके आदमी ब्लू ड्रैगन स्कूल जैसे द्वारा मारे गए हैं, वो शुरू से ही बहुत क्रूएल रहे होंगे। मुझे आशा है कि जब मैं अपने मास्टर को इस बारे में बताऊंगा तो वो मुझे काम करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को अपॉइंट करेंगे। तभी वो किसी को देखता है और हमारा एमसी खड़ा हुआ होता है। तो हमारे एमसी से कहता है कि तू कौन है बे? तो हमारा एमसी कहता है ली, जोंग म्यूंग गू का डिसाइपल। मुझे नहीं मालूम कि डिसाइपल में तुम्हारी पोजीशन क्या है, लेकिन मुझे पता है कि तुम चियोन के साथ काम कर रहे हो। तो ये बात सुनकर वो चौंक जाता है और कहता है कि तुमको इस बारे में कैसे पता? तो हमारा एमसी कहता है डेमोनिक कल्ट से किसी को भी बाहर निकालो। तुम और चियोन ने एक साथ काम करने पर सहमत जताई, बदले में तुमको ब्लू ड्रैगन स्कूल मिलेगा। तो ली अपना धीरे धीरे स्वर निकालने लगता और कहता है कि ये बहुत स्ट्रेंज डे है। ये सभी परेशान करने वाली छोटी मक्खियां कहाँ से आ रही हैं? सीधा हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारे एमसी इसको डॉज कर लेता है। ये देख के वो कहता है कि तुमने डॉज कर लिया? ओ, ये तो तुम थे, तुम ही वो हो जिसने चोंग के आदमियों को मार डाला। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमने सही पकड़ा है, ये मैं वही हूँ। और इसके साथ हमारा एमसी लड़ते हुए कहता है कि मुझे इस फाइट के दौरान कुछ जांचना है। ब्लू ड्रैगन स्कूल के उन लड़कों की लड़ने की पावर पहले से ही बढ़ गई थी और मुझे लगता है कि ली के साथ भी यही हुआ होगा। प्रोबेबली मुझे फ्यूचर में और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे कम से कम ये तो जानना चाहिए जब कॉम्बैक्ट पावर बढ़ती और घटती है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे वो अटैक कर देता है, लेकिन हमारे एमसी अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये एक बड़ी हेल्प होगी।
मैं एआई की बात हर बार सोचता रहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि असली मार्शल आर्ट सीखो। मुझे लगता है कि उसका मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से लड़ने का अभ्यास करना चाहिए, अल्टीमेटली अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ाना। ये मार्शल आर्ट विज्ञान की सच्ची समझ का संकेत है। और हम देखते हैं कि ली की कॉम्बैट पावर 34 लाख से बढ़ जाती है। तो हमारा हमसे भी ये देख के कहता है कि मैं जानता था। ये बात प्लम ब्लॉसम टेक्निक जैसी टेक्निकों के लिए स्पेशल रूप से सत्य है। मैंने अनुमान लगाया कि कॉम्बैट पावर में परिवर्तन केवल प्रो स्कूल की टेक्निकों में ही पाया जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे वो अटैक कर रहा होता है और हमारा एमसी इसके अटैक को बहुत आसानी से रोक रहा होता है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि प्रोबेबली ये उनके मार्शल आर्ट सीखने के तरीकों से उत्पन्न हुआ है। डेमोनिक कल्ट के विपरीत जो QI विकसित करने पर ध्यान करते हैं। ट्रू स्कूल टेक्निक तुम्हारे दिमाग को ट्रेनिंग करती है और तुम्हारे हेल्थ को बढ़ाती है। जब मैंने सोचा कि एक बार मेरी कॉम्बैट पावर भी बढ़ गई थी, मुझे लगता है कि ये तब की बात है जब मैं सोही स्कूल में पढ़ता था। कुछ फाइट में बुनियादी टेक्निक का अभ्यास हो जाने के बाद स्किल्ड लेवल अप, तभी मैंने अपनी कॉम्बैट पावर में अचानक भारी वृद्धि महसूस करी। इस मामले में तुम किस प्रकार की स्कूल में पढ़ते हो, इसके आधार पर तुम्हारी कॉम्बैट पावर बढ़ जाती है और साथ ही तुम कितने ट्रेंड हो। दूसरे शब्दों में कहें तो मुझे इन टेक्निक को और विकसित करने की जरूरत है जिनमें मैं अभी तक उतना अच्छा नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा कर सकूँ, मैं शायद अपनी कॉम्बैट पावर को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा सकूंगा। मुझे देखने दो कि कौन सी टेक्निक मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूँ। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ये वाला। और हम देखते हैं सिस्टम पे लिख के आता है फायर मास डेमन स्टाइल इमिटेशन। तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने कभी भी फाइट में इसका इस्तेमाल नहीं किया है। अभी देखते हैं के लिए हमारे एमसी से कहता है कि अरे क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है और तुम हंस क्यों रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। सच तो ये है कि मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया है, या शायद सच में मुझ में कुछ गड़बड़ है। और हमारा एमसी फायर मास डेमन स्टाइल टेक्निक को अपने स्वॉर्ड में इन्फ्यूज कर लेता है और कहता है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि ली पीछे हट जाता है और हमारा एमसी उस पर जंप करके उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन हमारे एमसी के अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन हमारा एमसी उसको दूर फेंक देता है और उसके पास आने लगता है। ये देख के ली कहता है यहाँ क्या हो रहा है, आखिर तुम हो कौन। ये सिर्फ ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं है। हमारा एमसी इसको बताता है कि इसे कहते हैं माफ डेमन स्टाइल फायर। ये एक स्ट्रीम यान टेक्निक फ्लेम है जो तुम्हें डिवोर कर लेगा। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी का इंटरनल एनर्जी 20,40,000 में से 11 लाख घट जाता है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने केवल कुछ ही बार फायर माफ डेमन स्टाइल टेक्निक का यूज किया, लेकिन मैं पहले ही अपनी आधी से ज्यादा QI खो चुका हूँ। मैंने इसे ऊपर ले जाने का प्रयास करने के लिए एक जुआ खेला, लेकिन प्रत्येक बुनियादी टेक्निक के लिए बहुत ज्यादा QI की जरूरत होती है। ली हमारे एमसी से कहता है कि फायर माफ डेमन स्टाइल ये यूनिक टेक्निक है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें बहुत सारा QI भी खर्च होगा और मुझे यकीन है कि तुम भाग रहे होगे। अभी हमारा एमसी हंसने लगता है, तो ये देख के वो कहता है कि क्या ये फनी है। तो हमारा एमसी उससे कहता है क्या तुमने कभी ये कहावत सुनी है, सबसे डरावने लोग वो हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुन के लिए कहता है कि क्या। तभी हमारा एमसी कहता है कि वो मैं हूँ बेवकूफ, और अपने मन में कहता है कि मुझे देखने दो कि मैं कितनी दूर जा सकता हूँ। तभी हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड को जमीन पे घुसेड़ देता है और फायर माफ डेमन स्टाइल का यूज करता है। ये देख के वो कहता है तुम क्या सोच रहे हो तुम। तभी हमारा एमसी कहता है कि हेल फायर ब्लास्ट। अभी एक जोरदार फायर निकलता है जमीन से और ली को खा जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। हमारे एमसी का इंटरनल एनर्जी बहुत कम हो जाता है, फिर 5,000 बचा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे पास केवल 5,000 इंटरनल एनर्जी बचे हैं, वो मेरा आखिरी अटैक था, मैं अब और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि ली सामने होता है और कह रहा होता है कि डैम इट तुम छोटे बास्टर्ड। और हमारा हमसे अपने मन में कह रहा होता है मेरे पास अपनी पूरी पावर का यूज करने के लिए पर्याप्त इंटरनल एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिंदा बचने में कामयाब रहा। मुझे लगता है अब ये खत्म हो गया है, मेरे पास लड़ने के लिए कोई इंटरनल एनर्जी नहीं बचा है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है फायर माफ डेमन स्टाइल लेवल अप हो गया है, आपकी फाइटिंग पावर इंक्रीज हो रही है। तो हमारा एमसी कहता है कि यही तो मैं आशा कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इस फाइट को पलटने के लिए मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं बची है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है फायर माफ डेमन स्टाइल टेक्निक चार्ट एक्टिवेट हो गया है। फायर माफ डेमन स्टाइल टेक्निक चार्ट मैक्स लेवल QI चार्ज गैदर QI ABCD टेंस योर बॉडी। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ये क्या है QI चार्ज।
टेंस माई बॉडी। अभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के आसपास से क्यूआई गिदर होने लगती है हमारे एमसी की बॉडी में। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है, 50,000 से आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, फिर से 50,000 से आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, फिर से 50,000 से इंटरनल, फिर से 50,000 से आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। अब आपकी क्यूआई 1,55,000 हो गई है। ये देखकर ली कह रहा होता है अब तक तुम क्या कर रहे हो, रुको यहाँ कुछ तो गलत है, अब तक तो तुम्हारी क्यूआई खत्म हो जानी चाहिए और फिर भी वो प्योर क्यूआई के साथ चमक रहा है। वेट अ मिनट, क्या वो क्यूआई इकट्ठा कर रहा है? मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता। और हमारे एमसी पे अटैक करते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं तुम्हें इससे बचने दूंगा? तभी हमारा एमसी सुफनसी स्कूल टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि अब बहुत देर हो गया है बेवकूफ, और उसके छाती के आर पार कर देता है अपनी स्वॉर्ड और वो बंदा वहीं गिर जाता है और कपकपाती आवाज में कह रहा होता है कि रुको प्लीज मुझे मत मारो, हमारे बीच कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, हम बस अभी मिले हैं, तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई रीजन नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि भीख मांगते रहो एक कुत्ते की तरह, कौन जानता है शायद मैं सच में तुम्हें छोड़ दूंगा। तो उसके सामने वो कुत्ते तरह भीख मांगने लगता है और कह रहा होता है प्लीज मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं कभी भी अपनी पावर का शो ऑफ नहीं करूंगा या फिर किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं एक पक्षी को भी नहीं मारूंगा, प्लीज बस मुझे मत मारो। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि ये सरप्राइज है कि चीजें कैसे बदल जाती है, उसने मुझे मेरे पिछले लाइफ में मार डाला लेकिन इस बार वो मुझसे उसे छोड़ देने की भीख मांग रहा है। आउटकम इस बात पर निर्भर करते हुए नाटकीय रूप से भिन्न हो सकते हैं कि तुम कितनी तैयारी कर रहे हो, लेकिन क्या इससे मुझे कोई बेहतर महसूस होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे इस तरह कार्य करते हुए देखना मुझे लग रहा है कि ये आखिरी बार नहीं होगा जब मुझे ऐसा करना पड़ेगा। हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम स्ट्रेंज गाय हो, तुम्हें पता है मुझे नहीं पता था कि तुम जीने के लिए इतने बेताब होगे। तो वो घबराते हुए कहता है कि मुझे शिट खाने में भी कोई आपत्ति नहीं है अगर इससे मैं जिंदा रह सकूं। तो हमारे एमसी उससे कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुम कुछ जानते हो? तुम डिजर्व नहीं करते जिंदा रहना, तुमने मेरे पिछले लाइफ में मेरे सबऑर्डिनेट को ब्रूटली तरीकों से मार डाला। तो ये बात सुनकर वो कहता है क्या तुम्हारे सबऑर्डिनेट? हमारा एमसी कहता है कि तो इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, स्पेशली ये देखते हुए कि तुम केवल अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों के सामने ही सरेंडर कर देते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तभी हमारे एमसी उसका चेहरा पकड़ लेता है, दबाने लगता है, कह रहा होता है कि अपने सबऑर्डिनेट को प्रॉमिस किया था मैं अपने नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें मार डालूंगा, तो इस टाइम तुम्हारा मरने का समय आ गया है। और हमारा एमसी उसको वही मार डालता है और कहता है कि अब ये सब खत्म हो गया। ईमानदारी से कहूँ तो मैं लकी हूँ, मुझे यकीन नहीं है कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो फायर मास्क डेमन स्टाइल से सरप्राइज था, लेकिन ली को प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक का यूज करने का मौका नहीं मिला। अगर वो एक नॉर्मल मार्शल आर्ट फाइट होती, ये एक करीब मुकाबला होता, एक बार फिर मैं सिस्टम की मदद से जीत गया, लेकिन मैं इस पर निर्भर नहीं रह सकता, ये अपॉर्चुनिटी मुझे हमेशा नहीं बचा पाएंगे। सच में जब मैं ज्यादा पावरफुल इनमी से लड़ता हूँ तो वो मेरे रास्ते में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो मेरे स्किल को बढ़ाने और स्ट्रांग बनने की प्रेरणा को कमजोर करते हैं। फिर भी गुड लक का ये ताजा एग्जाम्पल अत्यंत सहायक था। तभी हमारा एमसी क्यूआई को गदर करने लगता है और सिस्टम पे लिख के आता है आपकी क्यूआई इंक्रीज हो रही है, अब आपकी क्यूआई 2 लाख तक पहुँच गई है। और हमारा एमसी उसको ठिकाने लगाते हुए अपने मन में कह रहा होता कि खैर मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास मिलियन से ज्यादा कॉम्पैक्ट पावर हो गई है। इसके अलावा अब मेरे पास एक विशेष क्षमता है जो मुझे क्यूआई इकट्ठा करने में मदद करती है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी का कॉम्पैक्ट पावर 1,10,00,000 हो गई होती है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि काफी होना चाहिए मदर मास्टर से फाइट करने के लिए। ऑल राइट, मुझे अब चलना चाहिए, अब मुझे पजल का केवल एक ही टुकड़ा चाहिए जो मेरी प्लानिंग को कम्प्लीट कर देगा। फिर हमें सेचुअन डेमन कल्ट की ब्रांच का दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग घायल हो रहे होते हैं और हम देखते हैं कि यान चुआन बैक चियोन और मंजुन के पास आते हैं। तो चियोन बोलता है कि मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम कैसे, क्या तुमको लगता है कि तुम इससे बच निकलोगे अगर तुम जानते हो कि मैं कहाँ से हूँ? वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब डेमोनिक कल्ट से है ना? वैसे भी हम तुम्हें जल्द ही मार डालने वाले थे। एलायंस कभी भी डेमन कल्ट वॉरियर को भागने नहीं देता, तुम अभी भी जिंदा हो क्योंकि मैं तुम्हें मारने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था और तुम बदला लेने के बारे में भूल सकते हो, ये इम्पॉसिबल है तक कि वे ट्रो स्कूल के साथ पूर्ण पैमाने पर वॉर शुरू करने का इरादा नहीं रखते। मन कल्ट कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करेगा, तुम्हारी डेथ को केवल दुर्घटना के रूप में दर्ज किया जाएगा। तो ये बात सुनकर चियोन अपने मन में कहता है कि ये आदमी निश्चित रूप से डेमन कल्ट के बारे में बहुत कुछ जानता है और उससे कहता है कि तुमने ये बात पूरी तरह से गलत समझी है। तो यान चुआन बैक कहता है कि क्या? तो चुआन कहता है कि मैं वो नहीं था जिसने हत्या की। तभी उन लोग को आवाज आता है कि तुम कौन हो? तभी हम देखते हैं कि एक लड़का फेंका जाता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी का पैर दिखाया जाता है और कह रहा होता है कि आखिर ये सब हंगामा क्यों हो रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं? तभी यान चुआन बैक
बोलता है कि रुको, अटैक मत करो, और अपने मन में कहता है कि वो यहाँ तक आ गया, इसका मतलब है कि उसने एंट्रेंस पर सभी गार्डों को हरा दिया। ये पर्सन सच में एक मास्टर है। और उससे पूछता है कि तुम हो कौन? तो हमारा एमसी कहता है ये पूछने का क्या राइट है, तुम यहाँ घुसपैठिए हो। तो वो बोलता है कि क्या? तभी हमारे यहाँ पे सीधे चियोन के पास आता है। तो घबराते हुए कहता है कि डेमोनिक मार्शल आर्ट है क्या? डेमन कल्ट ने तुम्हें मुझे बचाने के लिए यहाँ भेजा है? तो हमारे एमसी कहता है कि हाँ, कुछ इसी तरह। तो वो बोलता है कि तुमको बता दूं कि वो ब्लू ड्रैगन स्कूल से है, उन्होंने मुझ पर अचानक कायरों के एक ग्रुप की तरह हमला कर दिया। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या ऐसा है? तो वो बोलता है कि हाँ। तो हमारा एमसी उसके सामने चुप खड़ा हुआ होता है। तो चियोन बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुमको कोई क्वेश्चन पूछना है? तो हमारा एमसी भी कहता है कि नहीं, और अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस पर चला देता है और उसकी गर्दन ही काट देता है। ये देख के तो यान चुअन बैग भी शौक हो जाता है और हमारा एमसी उससे कहता है कि इसे ले लो। क्या तुम उसे मारने के लिए यहाँ नहीं आए थे? तुमने मंजून कंपनी से हर मंथ 400 सोने के सिक्कों की मांग की थी, है ना? तो वो चुप रहता है। तो हमारा एमसी कहता है कि 200 सिक्के, तब हम इसे सेटल कहेंगे। यांग चुअन बैग कहता है क्या तुम भी इसमें उसके साथ हो? तो हमारा एमसी कहता है क्या ये सच में मायने रखता है? क्या मैं डेमोनिक कल्ट से हूँ? यांग चुअन बैग कहता है बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो हमारा एमसी कहता है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे अगर मैं कहूँ कि मैं डेमोनिक कल्ट से नहीं हूँ? तो बोलता है क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? तो हमारा एमसी भी कहता है कि जरूर, मैं तुम्हें चुप कराने के लिए अभी तुम्हें मार सकता हूँ। तो ये बात सुन के वो गुस्सा आ जाता है। हमारा एमसी कह रहा होता है देखो, इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वर्ल्ड इनमी से भरा हुआ है, इस जगह जासूस छिपे हुए हैं, उनमें से कुछ मेरे पीछे पड़े हैं और कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तो ये बात सुन के वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन? और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो लोग चले जाते हैं। तो हमारा एमसी मंजून के साथ बैठा हुआ होता है। मंजून कहता है कि तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने डेमन कल्ट से हेल्प मांगी है। तो मंजून कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तो हमारा एमसी कहता है ऐसा लगता है कि जैसे बातचीत सुलझ गई है, बस डेमन कल्ट या बल्कि रजत आत्मा इकाई के लिए अपने भुगतान में पीछे मत हटो, पीछे मत रहो। तो बोलता है कि बिल्कुल सही। बाय द वे, मुझे पता है तुमने कहा था कि तुमने उनसे बात की थी, लेकिन क्या सच में तुम सोचते हो कि वो हमें शांति से छोड़ देंगे? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, वो ऐसा करेंगे, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तब भी तुम नहीं समझ पाओगे। और अपने मन में कहता है ये महज एक अनुमान नहीं था। मेरे पिछले लाइफ में मैंने देखा कि ब्लू ड्रैगन स्कूल को संभालने के लिए चियोन और ली कितने एम्बियस थे। इसे ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि यांग चुअन बैग को पता होगा कि बाहरी ताकतें उसके खिलाफ काम कर रही है। शायद यही रीजन है कि वो मंजून कंपनी के एरिया पर इंक्रोचिंग कर रहे थे। हम देखते हैं कि अदर नोट में तभी हम देखते हैं कि मंजून के सर के ऊपर 1 टॉम ऑफ सील डीएक्टिवेशन लिखा हुआ होता है। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि बाय एनी चांस है तुम्हें टॉम ऑफ सील डीएक्टिवेशन के बारे में पता है? तो वो बोलता है कि क्या? तो हमारा हमसे अपने मन में कहता है शायद मुझे या इस तरह नहीं मिलना चाहिए। तभी हमारा हमसे अपना स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि इस स्वॉर्ड पर एक मोहर लगी हुई है, क्या तुम जानते हो कि सील को कैसे तोड़ी जाती है? तो ये देख के वो कहता है कि ये स्वॉर्ड, ये सेरेमोनियल ब्लेड ऑफ अवेकनिंग ब्लेड नहीं है, 4 एलिमेंट ब्लेड में से एक है। तो हमारा हमसे कहता है क्या 4 एलिमेंट ब्लेड? ऐसा कहा जाता है कि 4 एलिमेंट टेक्निकों के साथ चियोनमा ने अपने हर डिसाइपल को एक तलवार दी थी। ये स्वॉर्ड को 4 एलिमेंट ब्लेड के रूप में जाना जाता है। वे हर डिसाइपल के व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुकूल है। मैं इस बारे में निश्चित हूँ। हैंडल की नोक पर वो जेम देखो, ये निश्चित रूप से एक मन युक्त क्रिस्टल है। हमारा हमसे कहता है कि माना? तो वो बोलता है कि हाँ, ये एक प्रकार का जेम है जिसमें थोड़े समय के लिए माना इकट्ठा हो सकता है, और जब तुम इसमें एक निश्चित मात्रा में पावर भर देते हो, स्वॉर्ड की जमजात, स्वॉर्ड की एनर्जी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो हमारा हमसे कहता है कि मैं ऐसा कैसे करूँ? तो वो बोलता है कि एक मिनट रुको। तभी वो एक बुक लाता है और कहता है कि यहाँ इसे देखो। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने बुक ऑफ जर्नल वेपन थ्योरी को ऑब्टेन कर लिया है। उसको देखते हुए कहता है कि इसमें अर्थ, वाटर, फायर एंड विंड एलिमेंट के डिविजनल शामिल है, साथ ही कॉस्मिक ट्राइग्राम डिस्क्राइबिंग है। 4 एलिमेंट टेक्निक विशेषताओं और गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो हमारा हमसे उससे पूछता है कि सच में? तो वो बोलता है कि हाँ, मेरा ट्रस्ट करो, मैंने 40 साल की उम्र तक लोहार का काम किया है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, आपने बुक ऑफ जनरल वेपन थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लिया है। सील ऑफ सेरेमोनियल ब्लेड ऑफ अवेकनिंग ब्रोकन हो गया है। सेरेमोनियल ब्लेड ऑफ अवेकनिंग का नाम चेंज होकर एलिमेंट विंड ब्लेड हो गया है। अब आप एडवांस स्किल विंड ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हमारे हमसे खुश हो जाता है। हमारे एमसी से कहता है कि अगर तुमको सोने के लिए जगह की जरूरत है तो मैं तुम्हें कोई जगह बता सकता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि ये ठीक है। अब जबकि मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया, मुझे वो मिल गया है, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। सिस्टम पे लिख के आता है कि आप यहाँ से जाना चाहते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि अब टाइम आ गया कि मैं अब डेमन कल्ट में वापस आ जाऊँ। फिर हमारा एमसी टेलीपोर्ट होकर वहाँ आ जाता है और कहता है कि ठीक है, अब समय आ गया सब कुछ खत्म करने का। सिस्टम पे लिख के आता है आप किससे मिशन एक्सेप्ट करना चाहेंगे? आर्च डेमन से, सिल्वर स्पीड यूनिट के हेड से, सिल्वर स्पीड यूनिट के ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर
इंस्ट्रक्टर से। तो हमारा एमसी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को अपन चुन लेता है। सिस्टम पे लिख के आता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिशन को पूरा करना चाहेंगे। तो हमारा एमसी गो अलोन का ऑप्शन चुन लेता है और हमारा एमसी जियोपा के सामने आ जाता है। जियोपा कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि वो क्या है सर। तभी जियोपा एक पेपर पे देखता है और कहता है कि एक मिनट रुको, तुमने पहले ही मिशन पूरा कर लिया है। हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, और सिस्टम पे लिख के आता है आपने सक्सेसफुली मंजून का मिशन पूरा कर लिया है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।